नमस्कार। आज इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। साहसिक पर्यटन को लेकर उत्तराखंड में पिछले 2 वर्षों से बहुत तेज़ी आई है और उस तेज़ी के तहत स्वाभाविक तौर से पर्यटक जहां बढ़ा है, पर्यटन की गतिविधियां जहां पूरे प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ी है, चाहे वो सामूहिक पर्यटन हो, धार्मिक पर्यटन हो, इनबाउंड पर्यटन हो, आउटबाउंड पर्यटन हो या फिर होम स्टे जो घरेलू पर्यटन है। इस कई विषयों पर जो यहाँ का पर्यटन विभाग ने एक नया इतिहास रचा है वो आप सबके सामने है। मेरे साथ पैनल में हैं प्रदेश के पर्यटन मंत्री श्री सतपाल महाराज जी, नमस्कार। और साथ में हैं ग्रुप कैप्टन आलोक चटर्जी, नमस्कार। और पलायनिक चिंतन के संयोजक अपने रतन असवाल जी जो यायावर हैं और ट्रैकर्स के रूप में पहचाने जाते हैं। गढ़वाल कुमाऊं के एक विशेष ट्रैकर के रूप में जानते हैं। गांव से लेकर हिमालय तक की इनकी पहुंच है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं सतपाल महाराज जी से। सर, साहसिक पर्यटन में आपके पर्यटन मंत्री बनने के बाद कितने नए आयाम शुरू हुए, इस पर जानकारी चाहेंगे आपसे। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि हम लोग एक नए इतिहास की रचना कर रहे हैं। एडवेंचर टूरिज़्म के क्षेत्र में काफ़ी गतिविधियां हमारे उत्तराखंड में चल रही हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इस समय उत्तराखंड में काफ़ी बर्फ़बारी हुई है, काफ़ी स्नोफॉल हुआ है, और जब बर्फ़बारी पड़ती है तो लोग आकर्षित होते हैं। इसीलिए सरकार ने, हमारे डिपार्टमेंट ने लोगों का आह्वान किया कि आप आइए, कुछ समय यहाँ बिताइए। यहाँ का जलवायु स्वच्छ है, यहाँ की धूप जो है बड़ी खिली रहती है, यहाँ का वातावरण बहुत ही सुरभ्य है, बहुत अच्छा है, शांत है। तो हमने लोगों को प्रोत्साहित किया कि भाई आप उत्तराखंड आइए। उत्तराखंड में इस समय पूरे हमारे जितने भी हिमालय के रेंजेस हैं आच्छादित हैं, बर्फ़ से ढके हुए हैं, और जब बर्फ़बारी पड़ती है तो निश्चित रूप में औली के अंदर हमारी स्कीइंग होती है। हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर था उसमें हमने उसको एक्सपैंड किया, उसको ठीक किया, और आज हम सफल हुए हैं वहाँ पर अनेक प्रतियोगिता करने के लिए। और इसके साथ साथ 8 से 10 फरवरी 2020 को हम वहाँ पर नेशनल स्कीइंग और स्नोबोर्ड चैंपियनशिप सीनियर, जूनियर और सब सीनियर का आयोजन करने जा रहे हैं। तो निश्चित रूप में वहाँ पर बहुत बड़ा आइस स्केटिंग का हमने एक रिंक बनाया है, और हम ये भी कहने जा रहे हैं चलचित्र वालों से, फिल्म डिवीज़न वालों से, जो फिल्में बनाते हैं, मूवीज़ बनाते हैं, कि आप आइए और यहाँ जो हमने स्नो रिंक बनाया है इसका फ़ायदा लीजिए, कुछ यहाँ शूट करिए। यहाँ की वादियाँ, यहाँ की बर्फ़ की चोटियाँ बहुत ही अपने आप में सुरभ्य हैं, आकर्षित करने वाली हैं। तो इस प्रकार से हमने स्कीइंग का हमने ये बढ़ाया है, और हमारा मानना है कि औली से ऊपर एक गौरसों जगह है, वहाँ तक अगर हम इस स्कीइंग को ले जाते हैं तो हमारा एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाता है जहाँ लोग अच्छी तरह से स्कीइंग कर सकें। और कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं, हमारी जो कंपटीशंस हैं वो हमारे उत्तराखंड में संपन्न हो सकेंगे। कभी कभी क्या होता है कि मौसम में बदलाव आता है, बर्फ़ नहीं पड़ती है, तो औली के अंदर हमारे खेल संपन्न नहीं हो पाते हैं। तो निश्चित रूप में इंटरनेशनल लेवल पर हम अगर औली से गौरसों तक इसको एक्सटेंड करते हैं तो हमारे सारे ही इंटरनेशनल जो हमारी कंपटीशंस हैं वो यहाँ पर संपन्न हो पाएंगे। इसके साथ साथ पैराग्लाइडिंग है और बहुत से वाटर स्पोर्ट्स हैं, तो ये सब हम करते हैं, और ट्रैकिंग को हमने काफ़ी प्रोत्साहित किया है। मेरा अपना मानना यह है कि हमारे उत्तराखंड के अंदर जो महाभारत सर्किट है, जिसके अंदर पांडव भगवान शिव का दर्शन करने के लिए, क्योंकि जब पांडव भगवान कृष्ण के पास पहुँचे तो श्री कृष्ण ने कहा कि तुम गोत्र हत्या से पीड़ित हो, तुम्हें अपने स्वजनों को मारा है। तो सभी पांडवों ने हाथ जोड़ के भगवान कृष्ण से प्रार्थना की कि प्रभु इससे मुक्ति कैसे मिलेगी। तो कहा जाओ शंकर के दर्शन करने जाओ। तो हिमालय के अंदर पांडव आए भगवान शंकर का दर्शन करने के लिए। भगवान शंकर जो हैं वो अंतर्ध्यान हो गए, और उन्होंने एक यात्रा की, चढ़ते चढ़ते पहुँचे। स्वर्गारोहण की कहानी आपने सुनी होगी। तो वो सारी कहानियाँ जो है ट्रैक के रूप में हम लाना चाहते हैं,
जैसे नेपाल के अंदर अन्नपूर्णा सर्किट होता है, जैसे आपके पेरू के अंदर एक इनका ट्रेल होता है, जहाँ जहाँ राजा इनका लोग जाते थे, कुस्को में, पेरू में और जगह जाते थे। इस प्रकार से हम चाहते हैं कि अपने देश के अंदर और उत्तराखंड के अंदर हम एक महाभारत ट्रेल बनाएं, जिसमें कि पांडव लोग जिस रास्ते चले थे, उन्हीं गाँव से होते हुए, उन्हीं मंदिरों से होते हुए, वहाँ की कथाओं को सुनते हुए, और इसके बीच में जगह जगह जो है हमारे होम स्टेज हों, जहाँ लोग रात्रि विश्राम करके और वहाँ के वातावरण को आत्मसात करें, उसको फील करें, बहुत लिव इन दैट एनवायरनमेंट। जी हाँ, बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। आप वैदिक काल से जो उत्तराखंड में, देवभूमि में, वैदिक काल में कुमार संभव जो कालिदास का है, वो साबित करता है कि हमारे यहाँ वैदिक काल से साहसिक पर्यटन की गतिविधियाँ होती आई हैं। दुष्यंत ने जब अपना रथ आपके कोटद्वार के पास लाए थे, वहाँ से वो पैदल चले थे माला नदी के वो जो उसका उद्गम है, उद्गम की तरफ, और कर्णाश्रम पहुँचे थे। तो वैदिक काल से लेकर फिर सतयुग, द्वापर और त्रेता, तीनों में ये पर्यटन की जो आपने अपार संभावनाएं जो सर्किटों में आपने बांटा है, सीधा सर्किट आपने पौड़ी में दे दिया है, और महाभारत सर्किट में आपने पूरा ये अपना जौनसार से लेकर लाखामंडल क्षेत्र पूरा उसमें शामिल कर दिया है। ये अतुलनीय है। जहाँ तक मेरा मानना है कि सामूहिक पर्यटन के गतिविधियों को लेकर हमारी नंदा राज्यात बहुत पौराणिक है, और सामूहिक पर्यटन के साथ साथ हमारा जो आपका ट्रैकिंग का था, ट्रेल ने जो हिमालय यात्रा करके एक ट्रैकिंग रूट हिमालय में बिछाया था, उस पर आज भी ट्रैकिंग होती है, और साहसिक पर्यटन की वो बहुत अच्छी एक थीम कही जाती है। आपने अभी हाल में ही माउंटेन बाइक ट्रेल करवाई। तो सर, ये साहसिक पर्यटन में आपने नयार घाटी में तो पैराग्लाइडिंग करवाया, कैकिंग करवाई, राफ्टिंग करवाई, नभ जल थल तीनों को एक साथ माउंटेन बाइक करके थल में और कैकिंग वगैरह करके आपने जल की, और साथ में एंगलिंग, जल क्रीड़ा करवाई, और पैराग्लाइडिंग के माध्यम से आपने हवा में पूरी घाटी में पर्यटन की एक लकीर खींची। क्या कहेंगे इस पर? सबसे पहले तो थोड़ा सा आपने जो कर्णाश्रम की बात की है, वह अपने आप में अद्भुत स्थान है जी। और उस स्थान के बारे में लोगों को तब पता चला जब जापान से एक क्वेरी आई थी, एक प्रश्न आया था कि मालिनी नदी कहाँ है। डॉक्टर संपूर्णानंद जी ने खोज करवाई, उसके बाद सभी लगे रहे, तब पता चला कि कोटद्वार के अंदर, कोटद्वार के निकट मालिनी नदी बहती है, और वहाँ पर कर्ण का आश्रम था, जहाँ पर भरत का जन्म हुआ। जो भारतवर्ष के राजा थे और जिनके नाम से इस देश का नाम पड़ा है, ऐसा व्यक्ति वहाँ पैदा हुआ जो शेर के दांतों को खोल करके दांतों को गिना करता था। इस प्रकार का वीर भरत जो वहाँ हुए हैं। तो आज उस टूरिज्म के माध्यम से उस कर्णाश्रम को हम डेवलप कर रहे हैं, और आने वाली पीढ़ी को हम बताना चाहते हैं कि तुम्हारा इतिहास क्या है। तुम्हारे देश का नाम भारत जो नाम पड़ा है, ये भरत के नाम से पड़ा है, जो शकुंतला के पुत्र थे, और शकुंतला विश्वामित्र की पुत्री थी। तो कर्णाश्रम ने उसको पाला। तो एक अद्भुत स्थान वहाँ बनने वाला है। इसके साथ साथ देवप्रयाग में मैंने आपसे कहा गंगा कायाकिंग फेस्टिवल होने वाला है 17 से 19 फरवरी। उसके साथ साथ भीमताल में हमारा लेक कार्निवल होने वाला है 15 से 17 नवंबर तक। और इसके साथ साथ हमारे ट्रैक ऑफ द ईयर जो आपने जिक्र किया है, क्योंकि यहाँ पर ट्रेल है, और जब स्नो लेपर्ड को मारने के लिए यहाँ पर ट्रेल बनी, तो उस ट्रेल में चल करके और यहाँ लोग पहुँचे, तो आज भी लोग उस ट्रेल का फ़ायदा उठाते हैं, क्योंकि वहाँ से अनेक पीक्स को देखते हुए आप यात्रा कर सकते हैं। ऐसे स्थान से यात्रा करना जहाँ से आपको चोटियाँ, गगनचुंबी चोटियाँ दिखाई दें, अपने आप में बड़ा अद्भुत अनुभव होता है। तो ट्रैक ऑफ द ईयर हमने जखोल देवक्यारा, ये 25 सितंबर को ये हमने डिक्लेयर किया है, और 25 सितंबर को ये हमने डिक्लेयर किया। इसके अंतर्गत ट्रैक ऑफ द ईयर जो है उसका आयोजन किया गया। और इसके साथ साथ हिमालयन माउंटेन बाइकिंग, ये आपके फ्रांस में होती हैं, यूरोप के अंदर होती हैं। तो हिमालयन माउंटेन बाइकिंग का आयोजन जो है 1 से लेकर 4 दिसंबर में हमने ये करवाया, और इसमें ATB चैलेंज का आयोजन किया गया। इसके साथ साथ मालदेवता में पैराग्लाइडिंग की हमारी एक्यूरेसी प्रतियोगिता होती है, 27 से लेकर 30 सितंबर में होती है, और अभी हुई है। तो इसके अंदर पैराग्लाइडिंग का बहुत बड़ा वहाँ पर हब बन गया है।
और इसी प्रकार से आपने देखा न्यार नदी में भी पैराग्लाइडिंग हुई है। पैराग्लाइडिंग की कई संभावनाएं हैं, जैसे हिमाचल के अंदर बिलिंग के अंदर काफ़ी उसको माना जाता है कि काफ़ी वो आकर्षित करता है फॉरेन टूरिस्टों को। हम यहाँ चाहेंगे यहाँ भी आकर्षण हो। इसी प्रकार से नेपाल में भी जहाँ पोखड़ा है वहाँ भी काफ़ी लोग पैराग्लाइडिंग करते हैं, तो यहाँ पर पैराग्लाइडिंग की बहुत पॉसिबिलिटीज़ हैं, उसको हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। पिथौरागढ़ में जौलजीबी में रिवर राफ्टिंग प्रतियोगिता का आयोजन जो है हम लोगों ने किया है, और क्रॉस कंट्री बाइक साइकिलिंग का आयोजन देहरादून में किया गया 19 अभी हमने दिसंबर को किया, जिसमें कि करीब 26 राइडर्स जो हैं उसमें शरीक हुए और बहुत अच्छा लोगों को अनुभव रहा, एक्सपीरियंस रहा। बहुत खूब सर, बहुत खूब सर। हवा में उड़ने का अलग ही अनुभव है। और एरो स्पोर्ट्स की जहाँ बात होती है, आप चाहे नयार घाटी की बात करें या आप माल देवता की बात करें या फिर भीमताल घोड़ाखाल की बात करें, प्रदेश में जब से हवा में उड़ने का एक चलन शुरू हुआ है साहसिक पर्यटन के तौर पे, बहुत सारे पर्यटक प्रदेश में जुटे हैं। और ये महाराज जी के कार्यकाल में दिखने को मिला। ग्रुप कैप्टन आलोक अवस्थी जी हमारे साथ, चटर्जी जी हमारे साथ हैं, और बीर बिलिंग से लेकर हिमाचल की इन्होंने वादियाँ घाटियाँ देखी, जहाँ प्रशिक्षण के लिए हमारे बच्चे गए थे। नयार घाटी के कई बच्चे वहाँ से प्रशिक्षित होकर भी आए हैं। चटर्जी साहब, एरो स्पोर्ट्स पर आप जरा प्रकाश डालिएगा कि किस तरीके से आप इसको साहसिक पर्यटन को लेते हैं। देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि मेरे 34 साल का जो एक्सपीरियंस इंडियन एयरफोर्स के साथ रहा वो काफ़ी तकनीकी रहा, और उस सेवानिवृत्त होने के बाद जो हमने अभिज्ञता पाई उसको हमने सोचा कि हमारे प्रदेश के जो युवा वर्ग हैं, अगर हर कोई तो फाइटर पायलट नहीं बन सकता है, हर कोई फ्लाइंग नहीं कर सकता है, लेकिन ये एक अच्छा मौका है जिसके ज़रिए हमारे युवा वर्ग बहुत ही दुस्साहसिक कार्य कर सकते हैं। मैं साहस नहीं, दुस्साहस तक बात करूँगा, क्योंकि देखिए एक उन्मुक्त हवा में बिना किसी सपोर्ट के, यानी कोई इंजन नहीं, कुछ नहीं, और एक पैराशूट के सहारे वो करीब 2000-2500 फीट की ऊंचाई से छलांग लगा रहे हैं, एक कलाबाजी करते हुए, और जिसकी छवि हमने न्यार घाटी में बड़ी अच्छी से देखी। तो इससे अच्छा दूसरी बात यह है कि ये जो पैराग्लाइडिंग है, जैसे मंत्री महोदय ने कहा कि हमारे उत्तराखंड में इसकी संभावनाएं अपार इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पे काफ़ी वैलीज़ हैं, घाटियाँ बहुत हैं, और ख़ास करके अभी जब विंटर की बात करें, समर्स में तो बहुत भीड़ आती है, यहाँ पे बहुत ही रश होता है ऐसे नॉर्मल टूरिस्ट से। लेकिन इस वक्त जब हम कहते हैं ऑफ सीज़न, और इस वक्त अगर हम अपने युवा वर्ग को इस ट्रेनिंग के ज़रिए इस चीज़ को और इस प्रतियोगिताओं को रखें तो शायद इस ऑफ सीज़न को भी सीजनल माना जाएगा, और इसके साथ हमारे प्रदेश में आमदनी और आपके विभिन्न तरह के और स्रोत बनेंगे जो कि बच्चे अपने आप को जोड़ पाएंगे। बहुत खूब चटर्जी साहब, आपने आमदनी के स्रोतों की बात की है, प्रदेश के आय के संसाधनों पे आपने फोकस किया है, और आय के संसाधनों के साथ अभी महाराज जी बात कर रहे थे ट्रैक ऑफ द ईयर देवक्यार की। महाराज जी ने ट्रैक ऑफ द ईयर द्रोणागिरी, ट्रैक ऑफ द ईयर चायसिल, ऐसी वादियाँ ढूंढी है 3 सालों से लगातार। द्रोणागिरी का आप जानते हैं कि द्रोणागिरी जहाँ हनुमान जी जहाँ से अपनी संजीवनी बूटी लेके श्रीलंका पहुँचे थे, और चायसिल एक ऐसा इलाका है, मोंडा बलावट पूरा पर्वत क्षेत्र का वो हिस्सा जो हिमाचल से मिलता जुलता है, और आप रोहड़ू से जब इंटर करेंगे तो सीधे चायसिल पहुँचेंगे। चायसिल बहुत से पहले से विकसित था हिमाचल गवर्नमेंट की तरफ से। महाराज जी ने एक बड़ा कदम उठाया और मोंडा बलावट की तरफ से एक ट्रैक रूट तैयार किया। तो रतन असवाल जी जो पलायनिक चिंतन के संयोजक हैं, रतन जी आपने हमारे साथ द्रोणागिरी भी घूमे हैं, चायसिल भी घूमे हैं, और बराड़सर की जगह आप बराड़सर ताल भी गए हैं देवक्यार जोखोल होके। क्या कहेंगे इस सारे प्रकरण को लेके आप? देखिए, अगर मैं अपने घुमक्कड़ी अनुभव की यदि बात करूं तो मैं बार बार कहता हूं कि जहां तक उत्तराखंड का प्रश्न है तो हिमालय एक इतना बड़ा मतलब जो है उत्पाद हमारे सामने खड़ा है, एक प्रोडक्ट हमारे सामने है कि जिसका अंश भर भी हम बेचने में सफल नहीं है। वहीं अभी महाराज जी ने अभी नेपाल की अन्नपूर्णा ट्रेल की बात करी थी, वहीं यदि हम नेपाल की बात करें तो नेपाल की जो टोटल इकोनॉमी है उसका 50% हिमालय से ही आता है। तो
ऐसा नहीं है कि नेपाल में जो है हो हमसे ज़्यादा मतलब जो है उनकी इच्छा शक्ति है। समस्या ये है कि हमारे यहाँ का जो व्यक्ति है वो नौकरी में ज़्यादा सिक्योर अपने को समझता है और अपने स्वयं के कारोबार में अपने को मानसिकता वो नहीं रखता है, वो सोचता है कि मैं सिक्योर नहीं हूँ। तो ये एक तो ये जो बातें हैं कि हमको जो है अन्नपूर्णा ट्रेल में जैसे गांधरूक गांव और गोरी गांव जैसे गांव डेवलप करने पड़ेंगे यदि हम जखोल की बात करें, या हम जो है लिवाड़ी फिताड़ी की बात करें, यदि हम जो है डोडराक्वार से इधर का जो एरिया हमारा जो है उसकी बात करें, तो हमको सबसे पहले एक ट्रेनिंग प्रोग्राम्स लोगों के लिए चलाने पड़ेंगे यहाँ पे कि किस तरह से हम लोग पर्यटन के जरिए स्वरोजगार को अपना सकते हैं और नौकरी की जगह हम नौकरियाँ दे सकते हैं। तो ये जो वैलियाँ हैं ये परफेक्ट हैं। जैसे आपने जो है अभी अन्नपूर्णा ट्रेल की बात करी थी, तो गांधरूक और गोरी गांव एक उदाहरण है हमारे सामने बिल्कुल कि गांधरूक में अकेले गांधरूक गांव की 3800 की पॉपुलेशन है और 103 होटल है वहाँ पे, बताइए। और सड़क अब पहुंची है वहाँ पे। जब मैं गया था तो 1.5 दिन मुझे पैदल चलने में लगा और 1.5 दिन ही गोरी गांव जाने में लगता है। तो वहाँ गोरी गांव में 250 होटल है, बताइए। तो इस तरह का माहौल हमें यहाँ पे देना पड़ेगा और उसके लिए सबसे जो मशक्कत जो करनी पड़ेगी निश्चित रूप से पर्यटन विभाग को करनी पड़ेगी। और महाराज जी पिछले 3 साल से लगातार प्रयासरत हैं, लेकिन एज ए कॉमन मैन मुझे बोलने में बिल्कुल संकोच नहीं है कि जिस प्रकार से महाराज जी प्रयास कर रहे हैं उस प्रकार से पर्यटन विभाग के अधिकारी उनको उनकी मनसा, उनका जो योगदान वो देना चाह रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ जो है नियम कायदे कानून बीच में लाके हमारे राज्य के पर्वतीय क्षेत्र के टूरिज्म के डेवलपमेंट को रोकने में एक तरह से बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, टूरिज्म को रोक रहे हैं। तो जिस तरह से हमारी वैलियां हैं, बर्फ़ है हमारे पास, हमारी एक जीवित संस्कृति है आज की डेट में हिमालय की, हमारा खान पान जीवित है, तो उसके जरिए हम इंटरनेशनल और नेशनल टूरिस्ट को अपने यहाँ ला सकते हैं। और उसका एक मॉडल आपके सामने, आप सांकरी को देखिए। आज की डेट में सांकरी के लिए बिल्कुल आपको मतलब गाड़ियाँ लगी हुई हैं और हर की दून और जो है में जो है बिल्कुल भी जगह नहीं है, इतना फुटफॉल हमारे यहाँ टूरिस्ट का है। तो कहीं ना कहीं ये है कि आदमी हिमालय को चाहता है, हिमालय में रहना चाहता है, हिमालय के साथ अपना समय बिताना चाहता है। अब ये निर्भर हम पे करता है कि हम हिमालय को कितना एक्सप्लोर कर पाते हैं और कितना हिमालय के जरिए अपने राज्य में रोजगार सृजित करके, स्वरोजगार सृजित करके पलायन पे अंकुश लगा सकते हैं। ये हमारे पे निर्भर करता है। बहुत खूब, बहुत खूब। देखिए, आपने गांधरूक और नेपाल की बात की, नेपाल को जोड़ा सांकरी से, सांकरी को जोड़ा होम स्टे से। होम स्टे कुछ साल पहले तो हम जानते ही नहीं थे कि होम स्टे है क्या। विश्व भ्रमण के बाद जो महाराज जी ने अपने अनुभव साझा किए, जिस तरीके से टिहरी झील में उनके एक कल्पना थी टिहरी झील को डेवलप करने के लिए, आइस पुल का निर्माण, या फिर आपने गंगा पे क्या कहते हैं एक शीशे का पुल और बनाने की कहा था, स्काई वॉक, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। आप होम स्टे का इतना बड़ा एक रिवर्स माइग्रेशन को लेके महाराज जी का कदम था और कदम है जिस पर काम हो रहा है। बासा खिरसू का देखने के लोग उमड़ रहे हैं। अब सतपुली में भी बासा 2 बन रहा है और हेरिटेज सिटी के रूप में जो कंडोलिया में एक पार्क बन रहा है वो यकीनन बहुत खूबसूरत है, दिखने में अभी से खूबसूरत लग रहा है। जब वो शुरू होगा उसकी शुरुआत वास्तव में बहुत अच्छी होगी और उस पर जो युवा हैं वो अपनी वापसी कर रहे हैं। तो महाराज जी, होम स्टे और साहसिक पर्यटन को कैसे आप आपस में जोड़ेंगे? होम स्टे का जो कॉन्सेप्ट था और होम स्टे को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को समर्पित करते हुए उन्हीं के नाम से हमने होम स्टे का पूरा ये प्राक्कलन बनाया और होम स्टे को शुरू किया। कोविड-19 से पहले मैंने ये कई इंटरव्यूज़ में और कई हमने समाचार पत्रों को ये बताया कि अगर हमारे उत्तराखंडी भाई अपने पैतृक मकानों को ठीक करें, थोड़ा सा बनाएं, उस पर टॉयलेट जोड़ दें, थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक कर दें, तो वो भी वापस अपने गांव में आ सकते हैं, अपने बच्चों को दिखा सकते हैं कि तुम्हारे रूट्स क्या हैं, तुम कहाँ से पैदा हुए हो, कैसे तुम्हारे माँ बाप यहाँ रहते थे, और गांव का जो ग्रामीण जीवन है उसका स्वाद वो दे सकते हैं, उसका अनुभव वो प्रदान कर सकते हैं।
उसके बाद जब वो चले जाते हैं तो हमने कहा भाई हमारा टूरिज्म डिपार्टमेंट या और भी कोई जो गांव का व्यक्ति हो वो उनको चला सकता है। तो होम स्टे का कॉन्सेप्ट इस रूप में आया कि आइए अपने पैतृक गांव में लौटें और वहां पर उसका अनुभव हम प्राप्त करें, अपने परिवार वालों को दें। उसके बाद कोरोना आ गया तो कुछ होम स्टे शुरू हुए, फिर लोगों को लगा कि भाई हमें तो दिल्ली छोड़ करके यहाँ तो बहुत कोरोना हो गया, हमें अपने पैतृक गांव जाना चाहिए। काफ़ी तादाद में लोग आए और ये रिवर्स माइग्रेशन हुआ। पर होम स्टे जो हमारे बन रहे हैं उसमें थोड़ी प्रॉब्लम्स भी हैं, उनका भी हम सॉर्ट आउट कर रहे हैं। पर इसका कॉन्सेप्ट यह है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए ट्रैकिंग कर सकते हैं, क्योंकि आजकल सोशल डिस्टेंसिंग की बड़ी आवश्यकता है, सैनिटाइजेशन की आवश्यकता है, मास्क की आवश्यकता है। इन तीनों चीज़ों का पालन करते हुए आप ट्रैक भी कर सकते हैं, होम स्टे में रह भी सकते हैं और होम स्टे में रह करके आप अपना काम भी कर सकते हैं। फ्रॉम योर ओन हाउस यू कैन डू योर ऑफिस जॉब। तो ये एक सिस्टम चालू हो गया, काफ़ी होम स्टे रजिस्टर्ड हुए हैं और मैं समझता हूँ कि होम स्टे के अंदर जो सजाने की परंपरा है, हमारी तिबारी हो गया, हमारे पुराने जो हमारी जो कलाकृतियाँ हैं वो सब सजा करके बहुत सुंदर लगता है। और हमने अपने जो TRH भी हैं उनको भी गढ़वाली ही शैली के अंदर बनाने के लिए हमने निर्देश दिए हैं। तो होम स्टे से काफ़ी कुछ हमें फ़ायदा होगा, आगे भी बढ़ेगा, ये इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाएगा जिसको हम लोग पब्लिसाइज करेंगे, उसका प्रचार प्रसार करेंगे। और आप अपने मोबाइल पर या अपने लैपटॉप पर आप देख सकते हैं कि मोबाइल वहाँ से क्या दिखाई देता है, हिमालय कैसे दिखाई देता है, क्या क्या दिखाई देता है। तो होम स्टे का प्रचार प्रसार होगा। ट्रैक की आपने जो बात की है, आपने जो अभी अन्नपूर्णा सर्किट की बात की, एक वहाँ पर मनांग है और वहाँ पर मनांग का काफ़ी लोग जाते हैं, वहाँ ट्रैकिंग करने जाते हैं। हमारे यहाँ भी इस प्रकार से नीति घाटी है जहाँ पर टिमरसन महादेव बनता है। इस मार्च में हम उसे खोलने जा रहे हैं, उसमें इनर लाइन भी अंदर हो गया है और एक अमरनाथ की तरह विशाल शिवलिंग का वहाँ पर जो है प्रकट होते हैं शिवलिंग और लोग दर्शन करने जाएं। इसके लिए हम अब स्नो कटर्स लगा के रास्ते को भी साफ करने जा रहे हैं। तो बहुत कुछ हमारे इस हिमालय में है। यहाँ पर रामायण सर्किट है, रामायण सर्किट में हमारे भरत जी और शत्रुघ्न मंदिर आते हैं। उसके बाद रामायण सर्किट में हमारी सीता सतिंसु आता है जहाँ सीता जी समाई। उसके बाद द्रोणागिरी पर्वत आता है जहाँ से हनुमान जी जड़ी बूटियों को लेकर के और संजीवनी बूटी को लेकर के गए। ये सारा रामायण सर्किट में आता है। दूसरा सर्किट जो बहुत हमारे यहाँ फेमस है वो है महाभारत सर्किट, क्योंकि हमारे हर गांव के अंदर पांडव नृत्य होता है, पांडवों की डोलियाँ निकाली जाती हैं, चक्रव्यूह हमारे चमोली में होता है, आपने देखा होगा, विशाल उसका आयोजन होता है। तो इसका प्रचार प्रसार टूरिज्म के माध्यम से दुनिया में होना चाहिए। महाराज जी ने रामायण और महाभारत सर्किट की बात की है। अब मैं आलोक चटर्जी साहब से जानना चाहूँगा कि उत्तराखंड के परिदृश्य में जो आप साहसिक पर्यटन में एरो स्पोर्ट्स को जोड़ के देखते हैं, वो गतिविधियाँ सर कैसे रहेंगी और किस तरीके से आय के संसाधन बढ़ेंगे प्रदेश के? देखिए, इसके बारे में मैं जो अपना व्यक्तिगत जो अनुभव रहा जब मैं न्यार वैली में ये प्रतियोगिता प्रतिस्पर्धा देखी और उनके वहाँ के लोगों का जो उत्साह देखा, क्योंकि एक बड़ी ये एक ऐसी स्पोर्ट्स है जो दूर से भी आदमी देख के उसका आनंद ले सकता है। आप माउंटेन ट्रेल बाइक कहिए, कायाकिंग कहिए, वहाँ पे दर्शक को आना पड़ेगा। यहाँ दूर से भी देख रहे कि कुछ अजूबा सा चीज़ हो रहा है। और अच्छी बात मुझे ये लगी कि जब मैं वहीं पे महाशीर उस रिजॉर्ट में रहा तो कुछ लोकल बच्चे 15, 16, 18 साल के बच्चे और बच्चियाँ खास करके वो आए और वहाँ पे जो हमारे एक्सपर्ट पायलट्स थे उनके साथ उनकी परिचय हुई, बात हुई। और सर मैं आपको ये भी बताऊँ कि मैं बड़ा खुश हुआ कि वहाँ के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑल्सो हेल्प्ड। दैट इज़ समथिंग, मतलब ऐसा एक चीज़ है जो कि अनोखी, कि जितना भी उसकी प्रशंसा की जाए कम है। बिल्कुल ठीक है। तो इस तरह से देख रहा हूँ मैं कि अच्छा, जो और दूसरी बात क्या है कि इससे देखिए जुड़ने के बाद आपको फिजिकली फिट तो होना ही पड़ेगा, क्योंकि पैराशूट लेके आपको ही दौड़ना है, आपको ही मैनेज करना है, आपको ही लैंड करना है। तो एक इस तरह से उनमें एक जो शारीरिक क्षमता है एक अच्छे दिशा की तरफ जाएगी और वो किसी और व्यसन में अपने आप को लिप्त नहीं करेंगे। ये एक अच्छी बात होगी। आप जहाँ तक आय की बात कर रहे हैं, देखिए उन पायलट्स को जहाँ पे लैंड करते उसको उठा के वो लॉन्चिंग ग्राउंड तक ले जाना, उसमें हमें ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत पड़ेगी। 86 प्रतिस्पर्धी आए थे वहाँ पे और विदेश से भी आए थे। अच्छा जी, तो उनको रोकना, वहाँ पे उनको उस स्तर का एक सुविधा देना, तो ये देना जी
ये अपने आप में मतलब एक चीज को जोड़ेगा, सब चीजों को, और लोग उत्सुक इतने थे कि लोग खुद आगे बढ़ के आ रहे थे। ये सबसे बड़ी बात थी, जिससे ये जुड़ने के साथ और ये सर के अपने जो ये योगदान है, इसको शायद उत्तराखंड ना भूल पाए। एक बात मैं आपसे कहूं, भगवान विष्णु के बारे में आता है कि वो गरुड़ पर बैठ के चलते थे। गरुड़ क्या था? जी, गरुड़ वही। मैं गरुड़ चट्टी में पहुंचा जी। तो मैंने उसका एलिवेशन देखा गरुड़ चट्टी का, तो मुझे लगा कि वो भी पैराग्लाइडिंग कोई मैकेनिज्म था। हाँ सर, बहुत और बड़ी बात। उस पर बैठ करके भगवान विष्णु विदाउट फ्यूल, विदाउट इंजन फ्लाई करते थे। बहुत सही खूब, तुलना। बहुत खूब सर। आपने आय के संसाधनों में बिल्कुल इसको चटर्जी साहब जोड़ा है। यकीनन होटलियर्स को बेनिफिट होगा, आपके लोकल जो वहाँ बच्चे बेरोजगार हैं उनको बेनिफिट होगा। और मैं एक छोटा सा चीज़ और जोड़ूंगा कि वहाँ के जो मेडिकल फैसिलिटी, खास करके वो फाउंडेशन जो वहाँ बनी है, नाम भूल गया मैं, तो उनकी जो सपोर्ट थी, क्योंकि कुछ दुर्घटनाएं हुई, ऐसी बात नहीं, वो एक कैजुअलिटी भी हो गई। हाँ। लेकिन उन्होंने जिस तरह से सपोर्ट किया और खुले दिल से सपोर्ट किया, हम सब ने उस चीज को सहारा है, दिल से सराहा। बहुत खूब सर, बहुत खूब सर। अब मैं जहाँ तक प्रमोशन की बात है और बिजनेस की बात है, इसमें ठाकुर रतन सिंह असवाल लगातार, चाहे वो गंगा घाटी में रहे हो आप, चाहे नयर घाटी में हो, प्रमोशन आपने बिल्कुल जल, थल और नभ तीनों में देखा है, तीनों में ढूंढा है। आपके बिजनेस प्रमोशन का एक तरीका आम लोगों तक पहुंचाइएगा कि कैसे आप इस सबको मैनेज कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो इन सब चीज़ों के लिए आपको उस क्षेत्र की बारे में जानकारी होनी चाहिए, उस क्षेत्र के लोगों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, कौन आदमी आपके फील्ड के काम आएगा, कौन नहीं आएगा। दूसरी चीज़, आपका एक चरणबद्ध एक आपके पास एक प्रोग्राम होना चाहिए। इसी में मैं बता देता हूँ आपको कि जब हमने माइग्रेशन पलायन चिंतन का विजन शुरू किया था, तो उसी स्टडी के बीच में हमने हिमालय दिग्दर्शन यात्रा एक निकाली, जिसमें कि हमने नए नए डेस्टिनेशन ढूंढे। उसके बाद उसको कनेक्ट करते हुए हमने पर्वतीय आजीविका उन्नयन के नाम से एक प्रोग्राम तय किया। उसमें हमने नयार वैली में 2 रिजॉर्ट बनाए, एक अद्वानी में बना है, एक हमारा सांकरी में बन रहा है, एक हमारा खेड़मी में बन रहा है, एक और हम तीसरी जगह, छठी जगह हम भी कर रहे हैं। हाँ जी, वही बता रहा हूँ मैं। और इसी से कनेक्ट करते हुए अब जो नया हमारा प्रोग्राम आ रहा है, वो आ रहा है हिमालयन फ्लायर जी। अब इन नए बच्चों को हम उड़ना सिखा रहे हैं। तो बोलने का मतलब नटसल में यह है कि सरकार की अपनी योजनाएं हैं, सरकार अपने काम करती है, लेकिन स्थानीय लोगों को, मेरे जैसे लोग जो सक्षम हैं, जिनके पास एक विजन है, उनको भी सरकार को सहयोग देते हुए अपने पैरेलल कार्यक्रम चलाने चाहिए और चरणबद्ध तरीके से स्थानीय युवाओं को ट्रेनिंग देनी चाहिए, ताकि वो स्वावलंबी हो सके और स्वरोजगार अपना सके और माइग्रेशन ना करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। लास्ट कार्यक्रम के अंत में आपसे पूछना चाहूँगा कि पर्यटन, ये साहसिक पर्यटन है, इस पर अभी तक गवर्नमेंट क्या उतना कुछ कर पाई है जितना आप चाह रहे हैं? इस पे हमने साहसिक पर्यटन विंग की स्थापना की है और इसके अंदर हमने कुछ ऑफिसर्स को रखा है। और आपको पता, पर्यटन हमारे उत्तराखंड का ब्रेड एंड बटर है, तो इसको हमें प्रोत्साहित करना है। इसके साथ साथ हमारे कुछ फेस्टिवल्स होते हैं, जैसे तिमुंडा होता है, नंदा देवी राज जात यात्रा, कुछ फेस्टिवल्स हमारे होते हैं। आपने कुल्लू का दशहरा देखा होगा, जिसमें रघुनाथ जी के दर्शन करने के लिए सारे देवी देवता आते हैं। इस प्रकार का कोई ग्रैंड इवेंट हम अगर प्लान करें, पर क्योंकि कोरोना है तो वो नहीं हो पा रहा है, पर फ्यूचर में हम चाहते हैं कि ऐसे ग्रैंड इवेंट हों जिसमें कि लोगों को आकर्षित करें। और निश्चित रूप में आप देखेंगे कि आने वाले समय में उत्तराखंड जो है आगे बढ़ेगा और एडवेंचर स्पोर्ट्स के अंदर और एडवेंचर टूरिज्म के अंदर एक कीर्तिमान स्थापित करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर कि आपने साहसिक पर्यटन को लेकर एक सकारात्मक चर्चा की। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज जी का धन्यवाद, आलोक चटर्जी साहब ग्रुप कैप्टन आपका भी धन्यवाद, और पलायन चिंतन के संयोजक रतन असवाल जी आपका भी धन्यवाद कि आपने इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में हम सबका साथ दिया। और दर्शकों से उम्मीद है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से आप पर्यटन की बारीकियों को समझने में कामयाब होंगे, बारीकियों को समझकर आप रोजगार के नए संसाधन इस प्रदेश में ढूंढेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।